ओके बच्चों, ये आपका पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट बी में हमारे जो क्वेश्चन है वो 21 और 22 है। 21 में 4 क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स है। 22 में हमारे ट्रू एंड फॉल्स है। तो इसमें देखो, जो ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, और ये भी 1 मार्क्स की 4 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन है। इसमें लिखा है अ पोलिनोमियल हैज ओनली 1 जीरोस। ओके, ये कह रहा है एक डैश बहुपद के केवल एक शून्यंक होते हैं। तो किस बहुपद के एक शून्यंक होते हैं? लीनियर, जिसे हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मतलब रेखिक। जो रेखिक बहुपद होता है उसके कितने उसके कितने शून्यंक होते हैं? एक। जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसके 1 होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं। तो उसने ये पूछा था किस पोलिनोमियल के एक जीरोस होते हैं, तो वो हमारा लीनियर, हिंदी में बोलते हैं रेखिक बहुपद। ओके, इसने पूछा है इन ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ, अगर ए बी अपॉन डीई है, मतलब आपका ये ट्रायंगल है, जल्दी से इसे बना लेते हो। एक ट्रायंगल है ये ए बी सी है, ये आपका डी ई एफ है। तो ये रेशो क्या बना रहा है? ए बी रेशो डी ई। ठीक है, ये इसके साथ रेशो है। और फिर बी सी रेशो बी सी रेशो एफ डी, ये वाला रेशो बना रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर ये है तो देन ट्रायंगल विल बी सिमिलर इफ। देखो सीधी सी बात है, इसने आपको दो साइड का रेशो दे रखा है, तो वो पूछ रहा है कि अगर दो साइड का रेशो इक्वल है तो तीसरी चीज क्या इक्वल कर दो? तीसरी इनके बीच का एंगल। अगर मेरा एंगल बी और मेरा एंगल डी, इनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए, मतलब एंगल बी और डी दिखा दो इक्वल, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे सिमिलर हो जाएंगे। किस रूल से? साइड एंगल साइड रूल से ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये समरूप हो जाएंगे। अगर हम इसमें दिखा दें एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी के इक्वल है। तो इसमें फिगर बना के ही क्वेश्चन को देखें, क्योंकि फिगर में आप देख पाते हो कि कौन सी एंगल को इक्वल दिखाना है, क्योंकि दो साइड हमारी इक्वल हो रही है, उसकी एंगल इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, जो उनके बीच में एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ए बी अपॉन डी ई था और बी सी अपॉन एफ डी, तो बी सी के साथ एफ डी है, वैसे तो ई एफ होना चाहिए। तो वो गलती मत करते, उसने फिगर ऐसी दी है कि एफ डी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एंगल देखें। ठीक है, ओके, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 3a lie on the दिस इक्वेशन। तो सीधी सी बात है, अगर ये पॉइंट इस लाइन पे इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, इसकी ग्राफ पे लाई कर रहा है, इसका सॉल्यूशन है, तो सीधे वैल्यू पुट कर दो। तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 है, और पॉइंट क्या है? 3a। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू ए इक्वल्स टू 5। तो 2 3 जा 6, 3a इक्वल्स टू 5। इधर जाके माइनस हो गया, 3a इक्वल्स टू 5 माइनस 6, तो ये आ गया माइनस का 3a, और ये आ गया माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो a कितना हो गया? 1/3। a कितना होना चाहिए? 1/3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a का मान 1/3 है, a की वैल्यू 1/3 है। ओके नेक्स्ट, ये कह रहा है द डैश द डैश इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो सीधी सी बात है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज को बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं वर्ग माप। वर्ग माप, इसे क्या बोलते हैं? ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा, इसको बोलते हैं हम वर्ग माप। तो यहाँ पर आप वर्ग माप लिखोगे, वर्ग माप, या आप इसमें ये लिखोगे क्लास साइज। क्लास साइज। तो बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स से बहुत इजी फिल इन द ब्लैंक्स से, तो बच्चों का जो पढ़ के गए हैं बेसिक पता होगा वो इसे जल्दी से जल्दी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले का लीनियर था, रेखिक था, दूसरे में बी और डी इक्वल होना चाहिए, तीसरे का 1/3 और चौथे का क्लास साइज है, हिंदी में कहो वर्ग माप। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। देखो क्या लिखा है, यदि इफ द साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर सेम रेशो देन ट्रायंगल आर सिमिलर। बिल्कुल सही है, जब दो ट्रायंगल की भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपात में होती है, तो वो दोनों त्रिभुज के होते हैं समरूप होते हैं। बिल्कुल सही है, ट्रू है, ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 का एक शून्यंक -4 है, मतलब 10 ऑफ द पोलिनोमियल इज -4। तो रख के देख लो, तो उसमें -4 का स्क्वायर, फिर माइनस और -4 प्लस 20, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 और प्लस 20, तो इसका आंसर आ रहा है 40। तो ये जीरो तो नहीं आया नहीं, तो ये इसका जीरोस नहीं है, ये इसका शून्यंक नहीं है। शून्यंक क्या होते हैं? जीरोस क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू पुट करने पे आंसर जीरो आता है, तो ये तो नहीं है, ये तो ये कैंसिल कर दो, तो ये इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, ऑल डेसिमल नंबर आर रैशनल नंबर। नहीं, हमारी जो डेसिमल नंबर है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये दोनों होते हैं रेशनल के, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होता है इरेशनल का। तो 3 तरह के डेसिमल होते हैं, तो इसने बोला है जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं हमेशा वो रैशनल होते हैं, नहीं, उसमें इरेशनल नंबर भी होता है। तो ये क्या है? फॉल्स। ये क्या है हमारा? फॉल्स। ये वाला क्या है? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? और ये भी फॉल्स आपका, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। पहले ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स। ठीक है, ये लिखा है
द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी आइदर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ये बोल रहा है रेखीय समीकरणों के युग्म अगर संगत है तो उनके आलेखीय निरूपण हमेशा प्रतिच्छेदी और संपाती। देखो सीधी सी बात है, जब ये होगा तब आपका कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट, ठीक है। और आपका जब आपके पास इंटरसेक्ट, ये मतलब कोइंसिडेंट, मतलब सॉरी सॉरी, ये इंटरसेक्टिंग वाली लाइन है तो इंटरसेक्टिंग, और ये क्या होगा कोइंसिडेंट, जब एक लाइन दूसरे के ऊपर होती है कोइंसिडेंट। और ये कब होंगे, जब ये क्या होंगे हमारे पास इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। बिल्कुल सही है, जब कंसिस्टेंट होती है तो हमारी लाइनें या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या तो कोइंसिडेंट। हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेदी और आपका ये संपाती, ठीक है। ये संपाती होती है, ये प्रतिच्छेदी होती है। जब हमारे शून्यांक एग्जिस्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट या संगत बोलते हैं। तो अगर हमारे युग्म संगत हैं तो वो सही है, उनका ग्राफ प्रतिच्छेदी और संपाती होगा, मतलब उनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन होगी। ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स आप इसमें टिक कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर के थे और ये फिल इन द ब्लैंक्स थे और ट्रू फॉल्स थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 28 तक है और ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो 1 मार्क्स में देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन 3x + y - 9 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 13 और 27। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये बोला गया है कि दो पॉइंट है जो ज्वाइन कर रहे हो 13 और 27 को, उसको जो डिवाइड कर रही है ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x + y - 9 = 0 है। तो इसके हमें रेशो निकालना है, हमें m1 रेशो m2। तो जब भी हम m1 रेशो m2 वाला क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या होता था, हमेशा वो कोऑर्डिनेट गिवन होता था कि जिस पे वो पॉइंट क्या है, जिस पे वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। बट इसमें इस बार इसकी इक्वेशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले रेशो को जैसे हम लेट कर देते हैं k/1, जैसे आपने करे होंगे क्वेश्चन पहले। ये एक्सरसाइज आपको 7.2 में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 5 क्वेश्चन इसमें रेशो निकालने होते हैं, उसमें आपको पॉइंट गिवन होता है। बट ये क्वेश्चन ऑप्शनल से आया है, उसको ऑप्शनल में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको 7 चैप्टर के। तो पहले से अगर मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो सॉल्यूशन में लिखोगे लेट सी डिवाइड्स ए बी इंटू k/1। हम हमेशा k/1 मान लेते हैं, ये m1 m2 को काम करते हैं k/1। तो अगर आप x का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखते हो, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये जो m1 है हमारे लिए कौन है, k है, और m2 कौन है हमारे लिए 1 है, और ये आपके x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो x तो हमें पता ही नहीं है, ये x कौन है, c के कोऑर्डिनेट है, c के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। तो आप लिख रहे हो m1, तो m1 k है, x2 आपका 2 है, प्लस m2 1 है और x1 1 है, तो ये आ जाएगा k+1। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये क्या आ गया आपका 2k+1 अपॉन में k+1, है ना। और इसी तरह y निकालते तो y क्या लिखते, सीधा आप m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो अगर आप देखोगे m1 की वैल्यू k है, k इंटू 7, तो 7k, और m2 1 1 इंटू 3 3 और अपॉन में k+1। अब ये हमारे जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स वाई के हैं, और ये एक्स वाई इस पॉइंट पे लाइक कर रहा है, मतलब इस लाइन पे लाइक कर रहा है, तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास 3x + y - 9, इसमें आप x की जगह ये 2k वाली वैल्यू और y की जगह ये पुट करते, तो ये आपका हो जाता है 3 ब्रैकेट में 2k+1 अपॉन में k+1, और y की जगह 7k+3 अपॉन में k+1 प्लस 9 = 0 -9। अब आप एलसीएम ले लो सबका, तो सबका एलसीएम कितना है, देखो k+1 है, इसका k+1, इसका 1 है, तो एलसीएम आएगा k+1। और जो न्यूमरेटर में वो क्या है, ऊपर तो सेम ही रहेगा इसका, तो ये आ जाएगा 3 2 6 k प्लस में 3, ये हो जाएगा सेम 7k+3, और ये माइनस का 9 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 9k माइनस का 9 = 0। तो जब क्रॉस करोगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 7k और ये 7 और ये 13 हो गया, और 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 4k हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका 3 और 3 6 और 6 माइनस 9,
तो -9 करोगे -3, तो ये आ गया। तो उसका रेशियो क्या आएगा, के आएगा आपका 3 और ये 4 डिवाइड चलेगा तो के आ गया 3:4। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऑप्शनल क्वेश्चन में है, ये वैसे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, सेम क्वेश्चन आप पहले सेक्शन फार्मूला यूज करोगे और एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे और उस एक्स वाई को उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, वो के रिस्पेक्ट में होगा, तो सारा सोल्यूशन करोगे तो के निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 23 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, ये चैप्टर 14 से है। कह रहा है मीडियन ऑफ द गिवन डाटा ऑब्जर्वेशन विद द ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर है 27.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, ये हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है ये इंडिविजुअल डाटा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 9th में आते थे, तो ये डाटा देखो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट है, कितने आपके पास डाटा है। तो अगर आप देखोगे इसमें आपका डाटा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो मेरे पास एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है। तो 8 के केस में मीडियन का फार्मूला क्या होता था, ये होता था n/2 प्लस में n/2 प्लस 1 और डिवाइड बाय 2। इट मीन्स जो उसका क्योंकि इसमें 8 टर्म है, आगे भी 4 है पीछे भी 4 है, तो मिडिल में कोई नंबर नहीं, तो हम इसमें इसके जो फोर्थ टर्म है और जो फिफ्थ टर्म है इनको ऐड करके डिवाइड करेंगे। बट हम डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, ये फार्मूला लगाना पड़ता है, उससे आएगा ये आंसर। तो ये टर्म है, तो मीडियन की वैल्यू मेरे पास 27.5 है और मेरे पास ये टर्म है 8/2, एन की वैल्यू 8 है और ये 8/2 प्लस 1। ठीक है, टीएथ और अपॉन में 2, तो इसे करोगे तो ये 4 आ गया और इसे करोगे ये भी 4 आ गया। तो आपके पास कितना आ गया 27.5। ये फोर्थ टर्म, ये बता रहा है फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को रखो यहाँ पर और सोल्व करो। तो फोर्थ टर्म हमारा कौन है, 1 2 3, x+2 हमारा फोर्थ टर्म है, x+3 हमारा फिफ्थ टर्म है। तो आपके लिखोगे 27.5 प्लस x+2 प्लस x+3 और ये इक्वल्स टू यहाँ पर डिवाइड बाय 2। तो ये अगर 27.5, ओके, x और x 2x और 2 और 3 5, 2 और 3 5 हो गया और अपॉन में 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0 2 5 2 7 14 15 2 4 2 2 4 और 5 55 और ये आ गया 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो पहले 5 माइनस कर दो तो ये 50 हो जाएगा और 2x, तो इसे x से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 50 को, तो ये आ जाएगा 25। तो x कितना आ गया 25। तो ये जो रिमेनिंग आपका जो मिसिंग नंबर था वो है x। तो x के लिए 25 है, नंबर रख दोगे तो 25 प्लस 2 27 और 28 आएगा। तो हमें तो खाली x निकालना था। तो इसमें आपने 9th क्लास का ये फार्मूला है मीडियन का n/2। ये कब लगाते हैं ये वाला फार्मूला, जब इवन नंबर होते हैं, मतलब 8 10 ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे तभी लगाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। अगला देखते हैं, चलिए इसे नोट रफ कर देते हैं। अगला क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। तो देखो अगर हम 7 प्राइम नंबर की बात करें तो पहला प्राइम नंबर 2 होगा, अगला प्राइम नंबर आपका 3 होगा, नेक्स्ट 5 होगा, 5 के बाद आपका 7 होगा, 7 के बाद आपका 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा और 13 के बाद आपका 17 होगा। ये क्या है, आपके प्राइम नंबर है। क्या निकालना है इनका मीन। तो भाई मीन का फार्मूला अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इनको सम को मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ एक्स अपॉन में एन होता है। तो सम ऑफ एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन का सम 2 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 और प्लस 17 और हमारे पास कितने प्राइम नंबर है, 7 है, 7 प्राइम नंबर है। तो इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। तो पहले ऐड कर लो। तो देखो इनको इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो 30 हो गया। ठीक है, और ये 7 और 3 को ऐड करेंगे तो ये भी 10 हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका 7 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 9 और 11 20, तो ये 20 हो गया। तो 0 3 2 5 6 7 7 आ गया, मतलब 70 आ गया, 70/7 तो आपका सीधा कितना आंसर आ गया 10 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका 10। तो इसमें आपका मीन कितना है 10। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्या है ना, ये हमारे इंडिविजुअल डाटा के ऊपर क्वेश्चन है। इंडिविजुअल में मीन कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करके डिवाइड कर दो और इंडिविजुअल में मीडियन जो भी करा था आपने उसमें n/2 मतलब मिडिल टर्म निकालने के लिए हम वो फार्मूला यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 24th का सेकंड पार्ट था। इसमें मीन निकालना है 7 प्राइम नंबर का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 35। तो 35 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 3750 इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सीधी सी बात है, इसके प्राइम फैक्टर करने 3750 के। तो आपके एंड में 0 है तो पहले 5 से कर लो आप। ये हो जाएगा 5 7 से 35, 5 से 25 0, फिर 5 से कर सकते हो, 5 1 5, 5 से 25 0, फिर आप फैक्टर कर सकते हो 5 से, 5 3 जा 15 0, फिर 5 से, 5 6 जा, फिर आप 3 या 2 जिसे भी कर लो, 3 और 2। तो ये फैक्टर है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है 3750 को
असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो 2 × 3 और आपके 5 कितनी बार है 4 बार है। तो बस इसमें इतना ही करना था। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, जिसमें आपको उसके प्राइम फैक्टर जिसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करने थे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, एक साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या है। तो देखो, इसे वैसे तो हम बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, पहले उधर भेज दो। अब दोनों तरफ डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय कॉस थीटा बोथ साइड, डिवाइड बाय कॉस थीटा बोथ साइड। आप साइन से भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे डिवाइड कर लो, जिससे आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉस या साइन इन दोनों से ही डिवाइड करेंगे। तो ये तो बन गया टेन थीटा और एक कट के बन गया 1। और टेन की वैल्यू 1 कितने पे होती है आपको पता होगा 45 पर। तो 45 थीटा कितना आ गया आपका 45। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इसमें डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 कब होगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा एक ही नंबर पे सेम होते हैं, वो है आपका π/4। तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं, बट उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। 1 मार्क्स में थोड़ा बहुत तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट है। अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें ये बोला है इफ k+1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a और 1 माइनस साइन a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसे सोल्व कर जो आंसर आएगा वही आपका के का आंसर होगा। तो देखो, हमने ये पता है 1 प्लस साइन 1 माइनस एक आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने क्या करा, सेक स्क्वायर a ब्रैकेट में लिखा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर। ठीक है, तो k+1 इक्वल टू सेक स्क्वायर a और 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे लिए क्या होता है कॉस स्क्वायर a। और हम किसी भी एक को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे मैं सेक को 1/cos को ले सकता हूँ, क्योंकि सेक इक्वल टू 1/cos होता है। तो ये भी कॉस स्क्वायर था, तो ये कट गया, cos से कट गया। तो k+1 इक्वल्स टू 1 है और k इधर जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1। तो k क्या है 0 है। k क्या है इस केस में, k आपका k की वैल्यू आपकी 0 है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन 1 मार्क्स के छोटे छोटे थे। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसे नोट कर लेना आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो देखो, अगर आपके पास इक्वेशन कौन सी है 27 की, ये है आपकी 5x प्लस ky इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 15x 21y इक्वल्स टू 6 और इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 नॉट इक्वल्स टू c1 c2, पैरेलल जिसमें होती है। तो a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू ये a1 है, ये a2 है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 k है और b2 21 है और c1 c2 देखोगे 3/6 है। तो हमें बस इन दोनों को सोल्व करना है। देखो 5 1 5 5 6 15 3 7 21। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k कितना आएगा 7 आएगा। k कितना आएगा 7, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो k आपका 7 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट। ओके, इसे नोट कर लेना आप। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इक्वेशन क्या है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया k वाला। तो इसमें लिखा है 3x प्लस 2y। क्वेश्चन 27 की बात हो रही है और वाले की बात हो रही है। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो ये वाला करते हैं आप, x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2। भाई बोल रहा है हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है यूनिक सॉल्यूशन। तो देयरफॉर a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2, ये होता है। तो उसमें ये है 3 और ये है 1, इसका क्वेश्चन 1 है और इसका है 2 और इसका है माइनस का k। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस का 3k इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 2। तो k क्या नहीं हो सकता, नो माइनस नॉट इक्वल्स टू 2। इसके अलावा सभी वैल्यू पे इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, अगर k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -2/3 है तो इसको छोड़कर हमारे पास जितने भी नंबर आएंगे k की और कुछ भी वैल्यू होगी उस पर इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमने k ये निकाला, तो इसको छोड़कर सारे वैल्यू हमारे क्या हो सकती हैं, k की वैल्यू हो सकती है एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 27 था। ओके, 28 देखते हैं। आपको ये फिगर दे रखी है, तो उसमें बोला है x की वैल्यू 8 है, z की वैल्यू 6 है, फाइंड y। देखो इसमें आपको दे रखा है कि आर सी, ये है आर सी, ये है क्यू बी बीच में और ए पी लास्ट में। ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो सीधी सी बात है लाइनें पैरेलल भी होंगी अगर 90 डिग्री है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। देखो अगर आप ये देखोगे ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल
और अगर हम इस ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं तो सिमिलर तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें एक एंगल कॉमन है और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल एंगल से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो अगर मैं इन ट्रायंगल बात करूं, सी, ये आपका 1 मिनट से रफ कर देते हैं, क्या लिखा था ये, सी क्यू। तो हम बात करें इन ट्रायंगल सी क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी ए। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो एंगल सी है, ये जो एंगल है क्यू सी, एंगल क्यू सी बी इक्वल है किसके, पी सी ए के। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। ये वाला एंगल तो हमारा कॉमन हो गया, ये वाला रेड वाला कॉमन हो गया, और एंगल बी और ये वाला एंगल 90 हो गया। तो हमारा एंगल कौन सा, एंगल क्यू बी सी, और एंगल सी, इसको पी पी ए बी, ये ईच 90 हो गया। तो हम दो एंगल से एक ट्रायंगल कैसे सिमिलर कैसे, ट्रायंगल सी क्यू बी सिमिलर है ट्रायंगल सी पी ए के, किस रूल से, एंगल एंगल से। तो रेशो क्या बनेगा, तो रेशो बनेगा सी क्यू अपॉन सी पी इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन पी ए, और इसी तरह बनेगा हमारा सी बी या बी सी अपॉन सी पी सी ए। तो ये रेशो बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमारे जो इसे इक्वेशन नंबर 1 देते, क्या देते, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और हमारे पास सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली हमारा जो ट्रायंगल है ए बी क्यू सिमिलर होगा किसके, ए सी आर के। तो रेशो बनेगा ए बी अपॉन ए सी, बी क्यू अपॉन सी आर, और आपका ए क्यू अपॉन ए आर। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें इक्वेशन से कुछ वैल्यू निकालनी है। जैसे आपके पास यहाँ पे क्यू बी, तो क्यू बी की वैल्यू वाई है, आपके पास क्यू बी की वैल्यू वाई है, ठीक है। और आपके पास पी ए अगर देखोगे आपके पास पी ए की वैल्यू जेड है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और आपके पास जो सी बी है, सी बी की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो सी बी को सी बी छोड़ दो, और सी ए भी आपको नहीं पता। तो यहाँ पे आप सी बी की वैल्यू निकालो, सी बी की वैल्यू क्या होगी, सी बी की वैल्यू अगर हो जाएगी तो उसे क्रॉस कर दो उधर। तो सी बी इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड इंटू सी या ए सी, ठीक है, ये आ गया। और ये नंबर 2 है, तो यहाँ से इनको सोल्व करो इन दोनों को। तो यहाँ पे ए बी, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ए बी को भी छोड़ दो, ए सी हमें नहीं पता अभी भी, ठीक है। इक्वल्स टू बी क्यू वही वाई है, और सी आर हमें एक्स दिया हुआ है, तो इसमें ए बी निकाल लो। तो जब ए बी को निकालोगे तो वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए सी आ गया। अब ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, और ये इक्वेशन नंबर 4। तो हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐड क्या करें, यहाँ कर देते हैं ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। कैसे ऐड करोगे, लेफ्ट में लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट क्या है, सी बी, तो सी बी को सी बी लिख दिया, और इसका लेफ्ट है ए बी, तो इसको ए बी लिख दिया, इक्वल्स टू राइट, इसका राइट क्या है, वाई अपॉन जेड इंटू सी ए या ए सी, प्लस प्लस में है वाई अपॉन एक्स और ए सी। तो इसको देखो, इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे ए बी, तो ए बी और बी सी बन के ए सी बन गया, और इसमें से ए सी कॉमन ले लो, ए सी कॉमन ले लो, तो ये क्या आ गया आपके पास, वाई अपॉन जेड वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ए सी से ए सी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ 1 आ गया। तो अगर आप यहाँ एलसीएम ले लोगे, तो ये आएगा जेड एक्स, और ऊपर जाएगा वाई जेड प्लस वाई एक्स, पहले वाई एक्स होगा और ये वाई जेड होगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, वाई कॉमन ले लो पहले, तो ये आ जाएगा वाई कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस जेड और जेड एक्स। तो अगर हम इसको सोल्व करें, तो इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा, देखो अब तो वाई चाहिए था ना, तो वाई कितना आएगा, वाई इक्वल टू जेड एक्स अपॉन में एक्स प्लस जेड। तो जेड एक्स की वैल्यू हमारे पास थी, तो जेड और एक्स कितना है, ये है 6 और 8, तो 6 इंटू 8 और 6 प्लस 8, तो इसका आंसर आ गया 6 48, और 6 + 8 14, कैंसिल करोगे ये आ जाएगा आपका 2 और 2 7 जा। तो हमारा आंसर क्या है, 24/7। ये किसका आंसर है, वाई का आंसर है। तो इसमें आपको पहले सिमिलर करना था,
पहले दो ट्रायंगल को सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल का रेशो निकाला, रेशो से जिसमें ये वैल्यूज निकल सकती है वहां से निकाल के आपने सी बी की वैल्यू निकाली और दूसरे वाले से आपने ए बी की वैल्यू निकाली और फिर इनको ऐड करा तो वो एसी बन गया और यहाँ पे वो कैंसिल हो गया और खाली आपको बस यहाँ सोल्व करके आपको जेड और एक्स की वैल्यू पुट करनी जो आपको ऑलरेडी 8 और 6 गिवन था। तो ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बच्चों ने अगर पहली बार कराओगे तो नहीं कर सकते, अगर ये प्रैक्टिस के जाएंगे तो ये कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखोगे आप, इसमें लिखा है एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी डी ई पैरेलल बीसी है। तो आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी ए बी सी और डी, इसमें डी ई एक पैरेलल लाइन है, डी ई क्या है, एक पैरेलल लाइन है। तो सीधी सी बात है, अगर सॉल्यूशन की बात करोगे इन ट्रायंगल ए बी सी तो डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। और आपको पता है देयरफॉर जो इसमें ए डी अपॉन डी बी होगा वो ए ई अपॉन ई सी के होगा। क्यों? क्योंकि बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी तो आपको 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, सीधे लिख दोगे। और ए सी आपको दिया हुआ है, अगर ओके आपके पास ए सी की वैल्यू नहीं है तो आपके पास ये ए सी पूरा दिया हुआ है। ए सी कितना दिया हुआ है आपके पास, 4.8 दिया हुआ है। तो मान लो कि ये x है तो ये कितना होगा 4.8 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम रख देंगे ए ई एक्स है और ये 4.8 माइनस एक्स। ये आपने लेट कर लिया कि लेट कर लिया था ए ई हमारा x है, तो आपका जो ई सी था वो 4.8 पूरे में से x माइनस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो इसको तो ये जाएगा आपका 5x, मतलब मैंने इसको पहले कर दिया और इधर 3 को से करोगे 3 8 जा 24 और पॉइंट 3 4 12 13 14 और माइनस का 3x, इधर जाकर 5x प्लस 3x 14.4, 5 और 3 कितना होगा 18, 8x इक्वल टू 4.4 और ये आ जाएगा आपका 4.4 डिवाइड बाई 8, 2 4 जा 2 7 जा 2 2 जा और 8 4 1 जा 4 और 4 8 32, तो ये आ गया आपका कितना 1.8। तो या x आपका कितना है 1.8 है। तो इसमें ए ई निकालना था तो ए ई हमारा जो हमारा था x तो वही 1.8 है, ए ई हमारा कितना है 1.8 है। ठीक है, तो ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे।